नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे और परीक्षा की तैयारी जो है पूरी लगन लगन के साथ कर रहे होंगे। तो आज के हम इस वीडियो में जानेंगे कक्षा 12वीं हिंदी सब्जेक्ट के हिंदी विषय के पहले पाठ जो कि है बातचीत, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के बारे में। बातचीत के लेखक जो है बालकृष्ण भट्ट हुए और इस पाठ को हम समझेंगे। इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बनने वाले हैं वो सारे क्वेश्चन हम इसमें क्लियर करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। तो देखिए साथियों, पहला क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं। ऑप्शन है आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, आधुनिक काल के कवि है बालकृष्ण भट्ट जो है आधुनिक काल के कवि हैं। दूसरा प्रश्न है बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। ऑप्शन देखिए जयप्रकाश नारायण, मोहन राकेश, नामवर सिंह और बालकृष्ण भट्ट। तो बातचीत के लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट। बातचीत में देखिए क्या रहा है, बा, और बालकृष्ण में भी क्या रहा है, बा। सीधी सी बात है, बातचीत के लेखक बालकृष्ण भट्ट। ये ट्रिक से याद रहेगा आपको। तो ये तो क्लियर हो गया होगा कि शीर्षक का नाम, बातचीत के शीर्षक का नाम क्या है, तो बालकृष्ण भट्ट है। अगला क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है। किस युग के रचनाकार है, देखिए भारतेंदु युग, प्रेमचंद्र युग, द्विवेदी युग और इनमें से कोई नहीं। देखिए तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतेंदु युग के रचनाकार है। किस युग के, भारतेंदु युग के। भारतेंदु युग के रचनाकार है कौन, बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 4 नंबर क्वेश्चन है कि शीर्षक बातचीत किसके द्वारा लिखा गया है। जो शीर्षक है बातचीत वह किसके द्वारा लिखा गया है। देखिए रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा, जयप्रकाश नारायण के द्वारा, बालकृष्ण भट्ट द्वारा, भगत सिंह के द्वारा। तो ये जो शीर्षक है बातचीत यह किसके द्वारा लिखा गया है, बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक, अगला है 5वां नंबर क्वेश्चन कि बातचीत भाषा की कौन सी विधा है। बातचीत जो है भाषा की कौन सी विधि है, सॉरी विधा बोला गया है, विधि है। ऑप्शन देखिए कहानी, निबंध, पत्र, आलोचना। तो ये जो है निबंध है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, निबंध। क्या है, निबंध है। बातचीत जो है भाषा की निबंध की विधि है कि नहीं। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था। कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 23 जून 1844 को इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। कब हुआ था, 23 जून 1844 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। अगला है बालकृष्ण भट्ट का मूल निवास कहाँ है। बालकृष्ण भट्ट का मूल निवास कहाँ है, तो देखिए मूल निवास इनका है इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। कहाँ है, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है 8 नंबर, बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु कब हुई थी। ऑप्शन देखिए 10 जुलाई 1914, 20 जुलाई 1914, 10 जून 1914, 20 जून 1914। तो इनका जो मृत्यु हुआ था यह हुआ था 20 जुलाई को। कब हुआ था, 1914 में, 20 जुलाई 1914 को। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा इसका। अगला है बालकृष्ण भट्ट ने अपना अध्ययन किस भाषा में किया था। बालकृष्ण भट्ट जो थे अपना अध्ययन किस भाषा में किए थे,
तो ये होगा किस भाषा में? संस्कृत भाषा में अपना अध्ययन किए हुए थे। ऑप्शन नंबर डी हो गया। किस भाषा में किए थे? संस्कृत भाषा में अपना अध्ययन किए हुए थे। ऑप्शन नंबर डी। अगला है 10 नंबर। बालकृष्ण भट्ट स्वभाव के कैसे थे, यानी उनका स्वभाव कैसा था? तो उनका स्वभाव था उग्र टाइप का उनका स्वभाव था। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। अगला है 11 नंबर। बालकृष्ण भट्ट के प्रेरक व्यक्ति कौन थे, यानी बालकृष्ण भट्ट के प्रेरक व्यक्ति कौन थे बताना है। भगत सिंह, महात्मा बुद्ध, कृष्ण और भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो बालकृष्ण के जो प्रेरक व्यक्ति थे वो किससे ज़्यादा प्रेरक हुए थे? तो कौन थे? भारतेंदु जी। कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला है 12 नंबर कि 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका किस सभा द्वारा संपादित थी? किस सभा द्वारा संपादित थी? कौन? हिंदी प्रदीप। तो देखिए ये था हिंदी वर्धनी सभा के द्वारा यह प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ये देखिए सही है इसका। अगला है 13 नंबर। हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका किसके द्वारा निकाला गया था? किसके द्वारा निकाला गया था? तो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा निकाला गया था। किसके द्वारा? बाल कृष्ण भट्ट जी के द्वारा निकाला गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला है हिंदी प्रदीप क्या था? हिंदी प्रदीप क्या था? तो ये क्या था? एक मासिक पत्रिका थी जो महीने में एक बार निकलती थी यह पत्रिका। ठीक ना? क्या था? मासिक पत्रिका थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। अगला देखिए 15 नंबर है। हिंदी प्रदीप कितने वर्षों तक चली? जो ये मासिक पत्रिका थी हिंदी प्रदीप, यह जो है कितने वर्षों तक चली थी? तो ये जो है 33 वर्षों तक 33 वर्षों तक क्या था? चला था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। अगला है बालकृष्ण भट्ट को हिंदी शब्दकोश के संपादक के लिए किसने और कहाँ आमंत्रित किया था? किसने और कहाँ आमंत्रित किया था? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। श्याम सुंदर दास जो है काशी में इनको आमंत्रित किए थे। कौन किए थे? श्याम सुंदर दास। किसके लिए बालकृष्ण को बुलाए थे? हिंदी शब्दकोश के लिए बुलाए थे। कहाँ पे? काशी में। याद रहेगा आपको। अगला है 17 नंबर कि बालकृष्ण भट्ट हिंदी शब्दकोश से अलग क्यों हो गए? बालकृष्ण भट्ट जो थे हिंदी शब्दकोश से अलग क्यों हो गए? तो क्यों हो गए? कारण देखिए, क्योंकि अच्छे व्यवहार ना होने के कारण। आप लोग ऊपर पढ़े हैं क्वेश्चन में कि किस टाइप के व्यक्ति थे। तो क्या था? उग्र व्यवहार था उनका। तो उनका व्यवहार अच्छा नहीं होने के कारण क्या था? वो हिंदी शब्दकोश से उनको अलग कर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। अगला है 18 नंबर कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है? युग के किस युग के रचनाकार है? तो हो जाएगा भारतेंदु युग के। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ठीक ना? अगला है 19 नंबर। बालकृष्ण भट्ट क्या थे? बताना है क्या थे। खाली जगह है, इसमें कौन सा भराएगा? क्या थे? उपन्यासकार, नाटककार, निबंधकार और गद्यकार। तो बालकृष्ण भट्ट जो थे वो क्या थे? गद्यकार थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। अगला है 20 नंबर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में बालकृष्ण भट्ट को किस श्रेणी में रखा है? किस श्रेणी में रखा है बताना है। तो देखिए अंग्रेजी साहित्य की एडिशन और अंग्रेजी साहित्य की स्टील। तो
आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है निबंधकार के रूप में बालकृष्ण भट्ट को एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है, यानी कि ए और बी दोनों आंसर इसका सही होगा। तो इसमें से ऑप्शन नंबर क्या है, ए बी दोनों में क्या है, सी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा, स्टील और एडिशन दोनों होगा। अगला है हिंदी प्रदीप में किन विषयों पर निबंध लिखे गए हैं, किन विषयों पर। जो हिंदी प्रदीप मासिक पत्रिका थी उसमें किन विषयों पर निबंध लिखे गए थे। तो देखिए लिखे गए थे दो चीज़ पे, कौन कौन, सामाजिक साहित्यिक और नैतिक राजनीतिक, यानी कि इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ठीक। अगला है 22 नंबर, वाक शक्ति के बिना सृष्टि कैसी होती है। वाक शक्ति के बिना सृष्टि कैसी होती। ऑप्शन है लुंजपुंज, अवाक, गूंगी और इंद्रिहीन। तो अगर हमारे अंदर वाक शक्ति ना होती तो ना हम अभी बोल पाते और ना एक ये जो हम वीडियो बना रहे हैं अभी ना बना पाते, ठीक ना। ना आप किसी से बात कर पाते। मान लीजिए आप कोचिंग पढ़ने जाते और आप चुपचाप बैठे रहते और सर भी चुपचाप बैठे रहते, कुछ बात ही नहीं होता, तो क्या होता, यह सृष्टि गूंगी होती। अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो यह सृष्टि क्या होती, गूंगी होती। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला है 23 नंबर, वाक शक्ति के बिना हम अपनी अनुभव को कैसे व्यक्त करते। मान लीजिए कि अगर हम में बोलने की शक्ति ना होती, यानी कि वाक शक्ति ना होती, तो हम अपनी अनुभव को कैसे व्यक्त करते, इसको बताना है। एक बार आप खुद से सोच कर बताइए कि अगर आप बोल नहीं पाते तो आपका जो अनुभव था वो कैसे व्यक्त करते दूसरों के सामने में। तो देखिए ऑप्शन पहले देखिए, बोलकर, सुनकर, दूसरी इंद्रियों द्वारा, उपयुक्त सभी। तो देखिए हमारे अंदर भगवान ने 5 इंद्रियां दिए हुए हैं, जिनमें से एक क्या है, वाक शक्ति है। तो हमारे अंदर अगर एक वाक शक्ति ना होती तो हम अपना अनुभव जो है दूसरों को क्या करके देते, अपनी दूसरी इंद्रियों के द्वारा उनको अनुभव कराते कि हम यह कहना चाह रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। दूसरी इंद्रियों के द्वारा हम अपना अनुभव व्यक्त करते। अगला है 24 नंबर, वाक शक्ति क्या है। ईश्वर का वरदान, मनुष्य की भाषा, मनुष्य की शक्ति, प्राणियों में शक्ति। तो ये जो है मनुष्य यानी ईश्वर का एक वरदान है। हम बोलना, देखना, ये सब क्या है, ये सब ईश्वर के द्वारा दिया गया हमें एक वरदान है, ठीक है ना। देखना ये सब क्या है, वरदान ही तो है। अगर नहीं हो देते ईश्वर हम लोगों को ये सब तो हम क्या कुछ देख पाते नहीं ना। ओह नींद भी आ रही है दोस्तों। देखिए वाक शक्ति क्या है, ईश्वर का वरदान है। ए नंबर राइट आंसर होगा, ईश्वर का वरदान है वाक शक्ति, ठीक ना। अगला है 25 नंबर कि वाक शक्ति के बिना सभी लोग कैसे होते। मान लीजिए हम आप सभी बोलकर पढ़ा रहे हैं, तो हमें वाक शक्ति ना होती तो हम लोग कैसे होते। चाहे आप अपने घर में किसी से, भाई बहन से ही या अपनी माँ से ही कुछ मांगते हैं, अगर वह बोलने की शक्ति ना होती तो सभी लोग क्या होते, तो सभी लोग लुंज पुंज होते, किसी से कोई मतलब नहीं रखता। कौन मतलब कोई कुछ कर भी रहा तो उसको रोकते कैसे, हम लोग बोल नहीं सकते थे, है कि नहीं। एग्जाम्पल देते हैं, मान लीजिए आपके खेत में कोई घास मतलब कि होता है ना जो बोते हैं, फसल बर्बाद कर रहा है, तो आप बोल नहीं पाते, आप लुंज पुंज रहते, देखते रहते, कुछ कर नहीं पाते। एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिए हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर आंसर हो जाएगा, लुंज पुंज होते वाक शक्ति के बिना। अगला है 26 नंबर, बातचीत में वाक शक्ति कितने फायदेमंद, सॉरी, बातचीत में वाक शक्ति के कितने फायदों को बताया गया है। मतलब बातचीत जो पाठ है उसमें वाक शक्ति जो है इसका कितना फायदा है यह बताया गया है। क्या को फायदा है, तो देखिए ऑप्शन है 3, 4, 1 और 2। तो वाक शक्ति में जो है
बातचीत कहानी जो है उसमें वाक शक्ति के 2 फायदों को बताया गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका होगा। अगला है 27 नंबर, स्पीच से किसका ढंग निराला है। स्पीच यानी कि बोलना, इससे किसका ढंग निराला है। तो देखिए ऑप्शन है निबंध का, वाक शक्ति का, बातचीत का और वक्ता का। तो देखिए स्पीच से जो है सबसे अच्छा अगर ढंग निराला है तो वह है बातचीत का। किसका है? बातचीत का जो है ढंग निराला है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला है 28 नंबर, किसमें नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता। किसमें जो है नाज नखरा करने का यानी जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता। ऑप्शन है बातचीत, निबंध, स्पीच और चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका है, इसमें हो गया बातचीत जो है, इस बातचीत हम जिससे करते हैं तो इसमें क्या होता है, नाज नखरा जाहिर करने का मौका ही नहीं दिया जाता है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर 28 नंबर का। अगला है 29 नंबर, हंसी की अंतिम सीमा क्या है। हंसी की अंतिम सीमा क्या है। देखिए जोर जोर से हंसना, मुस्कुराना, होठों पर केवल फरकना और इनमें से कोई नहीं। तो हंसी की जो अंतिम सीमा है वह है होठों का केवल फरकना। ठीक, कभी कभी हम हंसते हैं तो देखते हैं ना हमारा होठ अपने आप फरकता है, वही है उसकी अंतिम सीमा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला है स्पीच का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन देखिए, मन में जोश और उत्साह पैदा करना, दूसरा है लोगों को प्रभावित करना, तीसरा है नाज नखरा दिखाना और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए स्पीच का जो सही उद्देश्य है वह है कि मन में जोश और उल्लास क्या है, उत्साह पैदा करना। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। अगला है 31 नंबर क्वेश्चन कि मन रमाने का ढंग किसमें है। मन रमाने का ढंग किसमें है। स्पीच में, बातचीत में, ये भी दोनों में, संगीत में। तो मन रमाने का ढंग जो है स्पीच में भी है और बातचीत में भी है। सॉरी मिस्टेक हो गया, मन रमाना हो, यानी देखिए मन रमाने का ढंग जो किसमें है वह बातचीत में है। अपना मन को उसमें रंग लेते हैं एकदम, उसी के अनुसार चलते चलते कहाँ तक बात खत्म होती है पता ही नहीं चलता है। तो क्या है, वह बातचीत में यह ढंग है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है 32 हाँ अगला क्वेश्चन है देखिए 32 नंबर, 16 वर्ष तक मनुष्य का मुख देखने को किसे नहीं मिला था। यानी कोष को जो है 16 वर्ष, कौन जो है 16 वर्ष तक मनुष्य का मुख नहीं देख पाया था। तो देखिए ऑप्शन है रॉबिन्स क्रूसो, रविंद्र क्रूसो, राजा क्रूसो, रमेश क्रूसो। तो ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, रॉबिन्स क्रूसो जो थे उनको 16 वर्ष तक किसी भी मनुष्य का मुख नहीं देखने को मिला था। किसको? रॉबिन्स क्रूसो। अगला है 33 नंबर, मनुष्य का गुण और दोष कैसे पता चलता है। बोलने से, पत्र व्यवहार से, पढ़ने से, लिखने से। तो देखिए हम किसी भी आदमी का गुण दोष कैसे पता करते हैं, जब हम उससे वार्तालाप करते हैं, उसको सामने से बातचीत करते हैं तब। तो क्या हो जाएगा, बोलने से। ऑप्शन नंबर ए बोलने से जो है क्या होता है, मनुष्य का गुण दोष पता चल पाता है। अगला है बातचीत की सीमा क्या है। दो व्यक्ति के, बातचीत की सीमा क्या है, 2 व्यक्ति, 5 व्यक्ति, मीटिंग या सभा, अपने परिवार से। तो बातचीत की सीमा क्या है, मीटिंग या सभा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
और इसी में रहता कि असल बातचीत सिर्फ कितने लोगों के बीच हो सकती है, तो क्या होगा उसमें, उसका क्या हो जाएगा, वो होता है 2 व्यक्तियों के बीच, है कि नहीं। अगला देखिए 35 नंबर, वाक शक्ति के किन 2 फायदों को बताया गया है। अब वाक शक्ति के 2 फायदा कौन कौन है, देखिए स्पीच निबंध, बातचीत निबंध, भाषण बातचीत और स्पीच बातचीत। तो वाक शक्ति के 2 फायदा कौन कौन है, स्पीच और बातचीत, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, लोगों के मन का मैल किसके द्वारा साफ होता है। जो हम लोग के बीच मन का जो मैल है वो किसके द्वारा साफ होता है, गंगा स्नान से, पूजा करने से, बातचीत से, स्पीच से। तो देखिए लोगों के अंदर में जो मन का मैल बैठा रहता है वह जो है बातचीत करके ही क्या होता है, साफ होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अगला है, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह बात जो है किसने कहा था। रॉबिन्स ने, बेन जॉनसन ने, बालकृष्ण भट्ट ने, रामधारी सिंह ने। तो बोलने से मनुष्य के रूप के साक्षात्कार होता है, यह बात जो है बेन जॉनसन ने किया था। कौन किए थे, बेन जॉनसन। बेन जॉनसन जो है यह बोले हुए थे, ऑप्शन नंबर बी। अगला है 38 नंबर, असल बातचीत 2 व्यक्तियों में हो सकती है, यह बात भी किसने कहा था। हम आपको एक क्वेश्चन भी पीछे बताए हैं कि अगर रहता कि असल बातचीत कितने व्यक्तियों के बीच हो सकती है, अगर यह प्रश्न यहीं तक रहता तो आप क्या आंसर देते, ऑप्शन रहता 2, 3, 4, 5, तो क्या देते 2, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे कह दिया कि यह जो है किसने कहा था। तो देखिए एडिसन ने, बेन जॉनसन ने, बालकृष्ण भट्ट ने, रॉबिन्स क्रूसो ने। तो असल बातचीत से 2 व्यक्तियों में हो सकती है, यह बात एडिसन ने कहा था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला है 39 नंबर, बातचीत के प्रभाव को किन उदाहरण द्वारा समझाया गया है। बातचीत के प्रभाव को किन उदाहरण द्वारा समझाया गया है, गर्म और ठंडा, दूध और पानी, विद्युत, गर्म दूध और ठंडा पानी। देखिए तो बातचीत का प्रभाव को समझाया गया है गर्म दूध और ठंडा पानी की तरह, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला है 40 नंबर, 3 लोगों के बीच हुई बातचीत कैसी होती है। अंगूठी में नक्शी, संजीदगी सी, फॉर्मेलिटी सी, बेतलकुफ़ी की। तो देखिए जब 3 लोगों में बातचीत होती है तो वह क्या होता है, अंगूठी में नग सी जड़ी, ऐसा वह बातचीत हो जाता है। अगला है 41 नंबर, असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है। देखिए जो हमने क्वेश्चन आपको ऊपर बताया था वह क्वेश्चन यहाँ पे नीचे आ भी गया 41 नंबर पे, कि असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है, होती है। 2, 3, 4, 5। बताइए आप लोग, इसका आंसर जो है कमेंट में आप लोग कीजिए कि असल बातचीत कितने लोगों के बीच होती है। ठीक, कमेंट कीजिए आप लोग को करना है कमेंट, है कि नहीं। इसका 41 नंबर का आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। अगला है 42 नंबर, 4 लोगों के बीच होने वाली बातचीत कैसी होती है। संजीदगी, गौरव, फॉर्मेलिटी, बेतलकुफ़ी। देखिए तो असल बातचीत से 2 व्यक्ति में होता है, और जैसे 4 आदमी के बीच में अगर बातचीत करेंगे तो क्या हो जाएगा,
बेतलूफी की बात, मतलब फालतू वाला बात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला है 43 नंबर, 4 से अधिक लोगों के बीच बातचीत क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? फॉर्मेलिटी, संजीदगी, त्रिकोण, रामरमोला। तो असल बातचीत तो सिर्फ दो व्यक्ति के बीच में होता है, और यहाँ कह रहा है 4 से अधिक लोगों के बीच अगर बातचीत होती है तो क्या कहलाएगा? तो वो कहलाएगा राम रमौला, राम रमौल। क्या कहलाएगा? राम रमौल। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। अगला है बातचीत के कितने भेद हैं? ऑप्शन देखिए 4, 10, 25, अनेक। तो बातचीत को जो है बहुत सारे भेद हैं, कहा नहीं जा सकता कितने भेद हैं, है कि नहीं? ऑप्शन नंबर डी। अगला है रस का समुद्र कितने बातों में उमड़ता है? ऑप्शन है बूढ़ियों में, नौजवानों में, छात्रों में, दो सहेलियों में। एकदम रस वाला बात होता है ना, आहा, प्यार से बात जब कोई करता है तो वह कितने मतलब किनके बातों में उमड़ता है? तो दो सहेली जब आपस में बात करती है तो उसमें क्या होता है? रस का समुंदर उमड़ता है। ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे सहेली दिया हुआ है, इसका मतलब आप लोग लड़की हो तो अपने पे मत लीजिएगा। दो अगर लड़कन भी रहेगा तो भी उसमें क्या होगा? रस का समुंदर मंथन, क्या रस का समुद्र उमड़ने लगेगा, है कि नहीं? अगला है बूढ़ों की बातचीत कैसी होती है? बूढ़े लोग जब बातचीत करते हैं तो कैसी होती है? शिकायत वाला बात, 4 सच, 4 10 को झूठ, नौजवानों की निंदा, उपयुक्त 100 भी। तो देखिए जब बूढ़े लोग बात करते हैं तो होता है ये सब सभी, या तो वो बूढ़ा उसका शिकायत करेगा, न तो कोनो 4 गो सच बोलेगा, न तो 4 गो झूठ बोलेगा। और सबसे ज़्यादा तो बूढ़ा लोग क्या करते हैं? नौजवानों की निंदा करते हैं। तो इसीलिए इसका उत्तर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी कि ऑल, सभी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला है खोड़े दांत निकल कर कौन उड़ते हैं? बूढ़िए लोग, स्कूल के लड़के, गुरुजी, बूढ़े लोग। देखिए खोड़े दांत निकाल कर कौन लड़ते हैं, मतलब न कहते हैं कि खोरला हो गए लो दांत में, कहते हैं ना, तो वैसा दांत निकाल निकाल के कौन लड़ाई करता है? तो ये करता कौन है? बुढ़िया सब दांत खोदते रहेगी, लड़ाई करते रहेगी। ऑप्शन नंबर ए। अगला है बात करने का हुनर किन लोगों में है? मतलब बात करने का हुनर जो है किन लोगों में है? तो यह है यूरोप के लोगों पे ज़्यादा है, जिसको आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन भी कहते हैं, है कि नहीं? यूरोप के लोगों में ज़्यादा है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है बातचीत की पूर्ण शोभा किसमें है? स्पीच और लेख में, काव्य कला प्रवीण बिरमंडली में, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बातचीत की पूर्ण शोभा जो है ए और बी दोनों में है, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। अगला है सुहृद गोष्ठी किसका नाम है? ये आप लोग बताइए। पर आप पढ़ते हैं ना कि दो आप, कि हम लोग पढ़ते हैं, किसी किसी से हम बात करते हैं फ़ोन पे, तो क्या कहते हैं कि पढ़ लेते हैं सर थोड़ा बहुत अपना से, तो पढ़ते हैं तब बउआ एक आंसर बताओ कि का होई। सुहृद गोष्ठी किसका नाम है?
आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का, चतुराई से बात करने का, हृदय के सुख का और कान के सुख का। बतावा एकर आंसर का हो इसे। ठीक, बढ़तनी आगे। देखो 51 नंबर क्वेश्चन बा, श्रीहर्ष गोष्ठी को आधुनिक बातचीत में क्या कहते हैं? श्रीहर्ष गोष्ठी को आधुनिक बात में क्या कहेंगे? हृदय का सुख, आवेगहीन, चतुराई, सशार्थ। तो श्रीहर्ष गोष्ठी को आधुनिक बात में अगर कहा जाए तो क्या है? सशास्त्र, शास्त्रार्थ है। और श्रीहर्ष गोष्ठी किसका नाम है? तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का ही नाम क्या है? श्रीहर्ष गोष्ठी है। और आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में ज़्यादा है? तो यूरोप के लोगों में ज़्यादा है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का मतलब बात करने की कला, और श्रीहर्ष गोष्ठी का मतलब भी वही हुआ। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन इंग्लिश का हो गया और श्रीहर्ष गोष्ठी हिंदी का हो गया। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक ना। अगला है 52 नंबर, प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना क्या है? हमारी भीतरी मनोवृत्ति, बातचीत, स्पीच, संसार। तो देखिए, प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ी आईना जो है वो हमारी भीतरी मनोवृत्ति है। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, कतरनी के समान सदा स्वच्छंद क्या चला करती है? कतरनी के समान सदा स्वच्छंद क्या चला करती है? तो चला करती है जीभा। कतरनी जैसन एकदम काटने वाला बात बोलता है, जीभा हमेशा चलते रहता है। ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला है, शक्ति परम पूज्य मंदिर है, परमार्थ का एक मात्र सोपान क्या है? ऑप्शन हो जाएगा इसका डी नंबर, अपनी जीभा को काबू में रखना। कहते हैं ना कि बात बात में कोई बात हम लोग बोल देते हैं, किसी को आप भी बोलते हैं, कोई भी बोल देता है, तो कहते हैं ना कि जबान संभाल के बात कर। यानी कि जीभा जो है बहुत फरफराता है, मतलब कुछ भी बोल देता है कि ना। तो शक्ति परम पूज्य मंदिर क्या है? तो वह है अपनी जीभा को काबू में रखना। यही जो है परम पूज्य मंदिर है। परमार्थ का एक यही क्या है? सोपान है। ठीक ना। अगला है, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है। कैसे? कैसे निकल पड़ता है? बहस करके, झगड़ा करके, बातचीत के जरिए, हंसने से। तो हमारे अंदर जो भी मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकलता है। कब? जब हम किसी से बातचीत करते हैं तब। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला है 56 नंबर, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रसहन है? तो ये जो है बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचा गया प्रसहन है, जैसा काम वैसा परिणाम। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम क्या था? बताइए, नाम क्या था? तो बालकृष्ण के पिताजी का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? दमयंती स्वयंवर जो है किस लेखक की रचना है? तो है बालकृष्ण भट्ट की ही रचना है। ठीक। अगला है, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत जो है वह क्या है? क्या है यह दोस्तों? जो बातचीत है, बालकृष्ण भट्ट का जो लिखा गया है बातचीत, वह क्या है? एकांकी है कि कहानी है कि यात्रा स्मरण है कि ललित निबंध है? तो यह जो है ललित निबंध ही है। क्या है? ललित निबंध। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर।
अगला है मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। तो क्या है, अवाक होकर अपने से बातचीत करना सही सबसे उत्तम तरीका है। जो मन में आए जी आए जो भी करे मन, पूरे खुल के बात करना, ठीक ना, वही क्या है, उत्तम तरीका है। अगला है संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तर्क, जिज्ञासा, आत्मीयता, प्रभावपूर्ण भाषण। तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण है आत्मीयता का ख्याल रखना, तब भी हम एक दूसरे के आपस में संवाद कर सकते हैं, ठीक ना। आत्मीयता का ख्याल खत्म हुआ कि संवाद नहीं, वो तो बर्बाद है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी नंबर। अगला है संयोगिता स्वयंवर रचना है। संगीता स्वयंवर जो है किसकी रचना है, तो ये है श्रीनिवास दास जी की रचना है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट जी की नहीं है। नूतन ब्रह्मचारी, 100 अनाज एक सुजान, सद्भाव का अभाव, परीक्षा गुरु। तो देखिए नूतन ब्रह्मचारी और 100 अनाज एक सुजान और सद्भाव का अभाव, ये तीनों जो है बालकृष्ण भट्ट का निबंध क्या है, रचना है। लेकिन परीक्षा गुरु जो है यह बालकृष्ण भट्ट का नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। अगला है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। रेल का विकट खेल, कछुआ धर्म, रेणुका, प्राच्यविद्या। तो देखिए ये जो है रेल का विकट खेल, ये जो है बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। अगला है 65 नंबर, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्रिका निकाला था, बताइए आप लोग। कौन सा मासिक पत्रिका निकाला था, बताइए जल्दी आंसर दीजिए। ऑप्शन देखिए क्या है, प्रताप, कर्मवीर, हिंदी प्रदीप, ज्योत्सना। ये आप लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, फर्स्ट में ही ये क्वेश्चन आया था हिंदी प्रदीप के बारे में, है कि नहीं। तो यह जो है किसके द्वारा निकाला गया था। बालकृष्ण भट्ट के द्वारा जो निकाला तो गया था, लेकिन जो निकाला गया था मासिक पत्रिका, उसका नाम क्या था वो बताना है आप सबको कमेंट में, ठीक। अगला है 66 नंबर, रॉबिन्स क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से यह बात सुनी। किसके मुंह से सुना था, तो वह फ्राइडे के मुंह से सुना हुआ था। 16 वर्ष के उपरांत, है कि नहीं। अगला है बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाह रहे हैं। तो बतलाना यही चाह रहे हैं कि बातचीत की शैली कैसी होनी चाहिए, हम कैसे एक दूसरे से बात कर सकते हैं, उसका तरीका क्या है, यही जो है बतलाना चाह रहे हैं। अगला है भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील में रखा है। किसने रखा है, तो रामचंद्र शुक्ल जो है इनको अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा हुआ है। अगला है बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया। ऑप्शन है आर्यावर्त, ऑप्शन बी है हुंकार, सी है हिंदी प्रदीप और डी है पंजाब केसरी। तो देखिए बालकृष्ण भट्ट जो है पत्रिका निकाले थे, कौन पत्रिका, मासिक पत्रिका, है कि नहीं, जिसका नाम क्या था, हिंदी प्रदीप। ऑप्शन नंबर सी। अगला है 70 नंबर, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया था। तो ये जो है कब किए थे प्रारंभ, हिंदी प्रदीप मासिक पत्रिका जो है कब प्रकाशित हुआ था, तो 1877 में
प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? पद्मावती, बेनीसंहार, मेघदूत, मेघनाथ वध। तो देखिए, मेघनाथ वध, बेनीसंहार और पद्मावती, ये तीनों जो है बालकृष्ण भट्ट की रचना है, लेकिन मेघदूतम जो है यह बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। अगला है 72 नंबर, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? उपन्यास बताइए, कौन सा उपन्यास है? ओहो, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 100 अनाज एक सुजान जो है यह बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचा गया है। अगला है 73 नंबर, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? बताइए। जब भी कोई नाटक आप देखते होंगे प्रारंभ होता होगा, तो उसके शुरू होने से पहले ही एक मंगल पाठ कहा जाता है, उसको क्या कहते हैं? उसको जो है नादी पाठ कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगला है 74 नंबर, कि बातचीत से किस प्रकार का हो जाता है? अच्छा, बातचीत से चित्त जो है हमारा, चित्त यहाँ पे होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था? चित्त यानी कि मन किस प्रकार का हो जाता है? क्रोधपूर्ण, भारी और बोझिल, हल्का और सख्त, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, हमारे अंदर जो भी परेशानियाँ कुछ भी होता है अंदर अपने मन में, वो क्या होता है? अगर हम किसी को बता देते हैं तो क्या होता है, हमारा मन जो है हल्का और थोड़ा स्वच्छ महसूस होने लगता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला है 75 नंबर, किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती? किसके न होने से? वाक शक्ति के, दिव्य शक्ति के, स्मरण शक्ति के, श्रवण शक्ति के। तो देखिए, अगर हम में वाक शक्ति न होती तो ये क्या होता? सृष्टि गूंगा प्रतीत होता। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है 76 नंबर, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? हम बता भी दिए हैं कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, श्रीहद गोष्ठी क्या है और शास्त्रीय क्या कहलाता है। ये तीनों जो है एक ही है, सबका अलग अलग नाम है। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है यानी बात करने की कला, वो कहाँ के लोगों में ज़्यादा है? यूरोप के लोगों में ज़्यादा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है 77 नंबर क्वेश्चन, 100 अनाज एक सुजान उपन्यास के लेखक कौन है? तो सीधी सी बात है भाई, बालकृष्ण भट्ट है कि नहीं? और आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी है, ज़रा आप लोग बताइए हमें कि कैसा लगा यह वीडियो। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, है कि नहीं? और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। गुड नाइट।